हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर के आइगन फंक्शंस को निकाला था। ठीक है, आइगन फंक्शंस के अंदर हमारे पास में साई की जो वैल्यूज आई थी उसमें हमने n इक्वल टू 0 के लिए, n इक्वल टू 1 के लिए, n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 3 के लिए, यानी जो हमारा 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर होता है इसके कुछ आइगन फंक्शंस के मान हमने निकाले थे। ठीक है, तो वो हमारे पास में आए थे साई 0, साई 1, साई 2 और साई 3, जहां पर हमारा n इक्वल टू 0 के संगत जो आइगन फंक्शन होगा उसे हम क्या कहते हैं, मूल स्तर होगा ये हमारा। तो यहां से अपने पास में क्या आ जाएगा कि जो साई की वैल्यूज आई हैं इनका हम क्या करते हैं, ग्राफीय निरूपण करते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर्स में जब बाकी के हमने प्रॉब्लम्स की थी उसके अंदर हमने ग्राफ बनाए थे, जैसे कि √2/a साइन n पाई x अपॉन a। ठीक है, इस प्रकार जो भी हमारी साई की वैल्यूज आई थी इनके लिए हमने क्या बनाए थे, ग्राफ बनाए थे। तो 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर के भी हम वेव फंक्शंस के ग्राफ बनाते हैं। तो यहां पर अपने पास आएगा जो अपना फर्स्ट है साई 0, इसका ग्राफ क्या होगा, बाकी की जो वैल्यूज है हमारी अल्फा अपॉन रूट पाई, अल्फा अपॉन रूट पाई की पावर हाफ, ये पूरा का पूरा क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। यानी हमारे पास में जो वेरिएबल है वो क्या है, वाई स्क्वायर है, या हम कह सकते हैं कि ई की पावर माइनस का वाई स्क्वायर बाई 2 के प्रोपोर्शनल होगा हमारा जो साई 0 है वो। यानी इसके अंदर वेरिएबल जो है, वेरिएबल वाली टर्म जो होगी वो ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 वाली टर्म होगी। ठीक है, सेकंड जो हमारा साई 1 है, साई 1 के अंदर कौन सी टर्म होगी, साई 1 के अंदर y ई की पावर माइनस का वाई स्क्वायर बाय 2, बाकी का हमारा कांस्टेंट है। वेरिएबल टर्म जो है वो y ई की पावर माइनस का वाई स्क्वायर बाय 2 है। तो यह आ जाएगा y ई की पावर माइनस का वाई स्क्वायर बाय 2। साइड 2 जो होगा, साइड 2 हो जाएगा 2y स्क्वायर माइनस 1 ई की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2। और जो साइड 3 है, साइड 3 के अंदर हम y को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा साइड 3 का जो ग्राफ होगा हमारा वो हो जाएगा 2y क्यूब माइनस का 3y ई की पावर माइनस का वाई स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो ये हमारे पास में ग्राफ आएंगे, यानी जो हमारी वेरिएबल टर्म्स है वो ये होंगी। तो यहां से हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बना रहे हैं साई 0 के लिए, तो ये अपना आ गया ये साई 0 की वैल्यू हो गई, ये अपनी y की वैल्यूज हैं। तो जब हम साई 0 का ग्राफ बनाएंगे n इक्वल टू क्या है, 0 है, तो यहां से हम देख सकते हैं कि e की पावर माइनस का वाई स्क्वायर बाई 2, तो ये हमारा एक तरीके से e की पावर माइनस x का ग्राफ होगा। यानी वाई स्क्वायर बाई 2, चाहे इसको e की पावर माइनस t लिख लें, कुछ भी हम लिखें, तो e की पावर माइनस का वाई स्क्वायर बाई 2, यानी e की पावर नेगेटिव के अंदर हमारा जो ग्राफ होगा वो इस प्रकार होगा कि e की पावर अगर हमारे पास में नेगेटिव हो तो उसका ग्राफ क्या होगा, वही हमारा वक्र बनेगा। तो हम चेक करते हैं, सबसे पहले हम y इक्वल टू 0 पर चेक करते हैं कि इस साई 0 की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले हमने चेक किया y इक्वल टू 0 के लिए, तो y इक्वल टू 0 पर साई 0 क्या बन जाएगा, यहां पर हमारा कुछ कांस्टेंट मल्टीप्लाई था, अल्फा अपॉन रूट पाई की पावर हाफ और e की पावर माइनस का वाई स्क्वायर बाय 2। तो e की पावर
जीरो कितनी हो गई, 1 हो गई। ठीक है, यानी साई जीरो का मान जब y इक्वल टू 0 है उस टाइम क्या होगा, कुछ ना कुछ वैल्यू होगी इसकी, जो इस कांस्टेंट की वैल्यू आ रही है वही इसकी वैल्यू होगी। यानी y इक्वल टू 0 होने पर फंक्शन 0 नहीं होगा। तो ये यहाँ पर अपने पास में कुछ वैल्यू आ गई। ठीक है, फिर हम जैसे जैसे y के मान, 3 रीजन अपने पास, 2 रीजन है इसके, फर्स्ट और सेकंड, या हम इसको सेकंड कहें और इसे फर्स्ट कहें। ठीक है, इन दोनों रीजन के अंदर हमें ग्राफ का बिहेवियर देखना होगा, यानी हमारा जो वक्र है वो किस प्रकार आएगा। तो यहां से हम बात करें फर्स्ट रीजन की, तो फर्स्ट रीजन के अंदर पहले हमने y इक्वल टू 0 के लिए देख लिया। अब हम फर्स्ट रीजन की बात कर रहे हैं, तो इस रीजन के अंदर y की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, y पॉजिटिव है और यहाँ पर y स्क्वायर है, तो e की पावर माइनस का y स्क्वायर बाय 2 हमेशा क्या रहेगी, e की पावर नेगेटिव ही रहेगी। ठीक है, और e की पावर नेगेटिव रहेगी, जैसे जैसे y का मान बढ़ रहा है e की नेगेटिव में पावर बढ़ रही है। तो हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन e की पावर माइनस का y स्क्वायर बाय 2, 1 अपॉन e की पावर y स्क्वायर बाय 2। अब y का जैसे मान लो हमने y इक्वल टू 1 रखा या y इक्वल टू 2 रखा, तो ये कितना बन जाएगा, y इक्वल टू हमने 2 रखा तो ये कितना बन गया, 4 बन गया। तो 1 अपॉन e की पावर 2 आ गया, यानी 1 अपॉन e स्क्वायर। तो 1 अपॉन e स्क्वायर यहां से कम होगा। ठीक है, ये जो वैल्यू आ रही थी अपनी y इक्वल टू 0 पर, उससे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि e की पावर से ये क्या होती जा रही है, डिवाइड होती जा रही है, इसका भाग लग रहा है इसके अंदर। ठीक है, तो यहां से अपने पास में क्या हो रहा है कि धीरे धीरे जैसे हम y को बढ़ा रहे हैं ये वैल्यू हमारी डिक्रीज हो रही है। और हम बात करें कि y जब लार्ज वैल्यूज हो जाएगी, यानी y टेंड्स टू इंफिनिटी होगा, y टेंड्स टू इंफिनिटी, तो e की पावर माइनस इंफिनिटी क्या होता है, 0 होता है। यानी जब हम y की वैल्यू को बढ़ाएंगे तो ये 0 की तरफ जाएगा कर्व, इस प्रकार। ठीक है, तो ये हमारा रीजन, इस रीजन के अंदर जब y पॉजिटिव था। अब हम बात करें कि जब y नेगेटिव हो। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव के लिए आ गया। अब y नेगेटिव होगा तो e की पावर माइनस वाई स्क्वायर बाय 2, तो यहां पर y का स्क्वायर है, तो y चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। ये e की पावर में हमेशा माइनस वाई स्क्वायर बाय 2, यानी ये वैल्यू हमेशा माइनस ही रहेगी। तो जैसा कर्व हमारा इस साइड आया है सेम इस साइड आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा कर्व होगा सेम रहेगा, दोनों साइड ये सेम सा ही आएगा। ठीक है, तो ये साई 0y का कर्व होता है जब अपने पास में साई 0 क्या है, e की पावर माइनस का y स्क्वायर बाय 2 है, तो साई 0y का कर्व अपना ये आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारी डॉटेड लाइंस है, ये बिंदुवत रेखाएं हैं, वो इसकी चिरसम्मत सीमा रेखा कहलाती हैं। यानी क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग दोलित्र की जो गति है वो यहाँ तक सीमित होगी। ठीक है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में क्या होगी, इस रीजन से बाहर भी परिमित प्रायिकता होगी। तो ये वाला जो हमारा रीजन है वो क्लासिकली इसकी जो लिमिट्स है वो है। ठीक है, तो ये हमारा साई 0y का वक्र आ गया। अब हम इसी प्रकार साई 1 का कर्व बनाएंगे। ठीक है, इसको बना लें एक बार।
ठीक है, साई 0y हो गया। अब हम बनाते हैं साई 1y। साई 1 का जो हमारा कर्व आएगा, ठीक है। तो साई 1y का जो हमारा कर्व है, इसके अंदर क्या है वेरिएबल, y e की पावर माइनस का वाई स्क्वायर बाय 2, और इसके साथ में मल्टीप्लाई में क्या था, एक कांस्टेंट वैल्यू थी। तो यहां से अपने पास क्या आ गया कि साई 1 जो है y e की पावर माइनस का वाई स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पर भी हमारे फर्स्ट रीजन, ये हमारा सेकंड रीजन, इन दोनों रीजन्स में हम चेक करेंगे कि जब y पॉजिटिव हो और जब y नेगेटिव हो। और सबसे पहले हम निकालेंगे कि y इक्वल टू 0 पर कर्व क्या होगा। तो जब हमारा सेकंड इसके लिए y इक्वल टू 0 है, y इक्वल टू 0 पर साई भी क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, तो कर्व क्या होगा, इन दोनों रीजन में इस 0 से होके जाएगा। ठीक है, फिर हम बात करें y की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए। तो y की जो पॉजिटिव वैल्यूज होंगी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, y अपॉन e की पावर वाई स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो जब y की हम पॉजिटिव वैल्यू रखेंगे तो ये मान भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि e की पावर में तो ये अपना अपॉन में है, इसके e की पावर से तो ये नेगेटिव नहीं होगा, और वैसे भी ये e की पावर हमने अपॉन में ले ली इसके। अब जो हमारा y है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ये क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अब जब हम y की छोटी वैल्यूज की बात करते हैं, यानी कम वैल्यूज की बात करें, तो क्या होगा कि कर्व बढ़ेगा इस y के साथ में। ठीक है, फिर क्या होता है कि जैसे जैसे y का मान बढ़ता जाता है, ये कर्व इस फैक्टर की वजह से शुरुआत में ये डोमिनेंट रहेगा, जिसकी वजह से क्या होता है, ये कर्व बढ़ता है, क्योंकि हमारा जो साई है वो एक तो y के प्रोपोर्शनल है और 1 अपॉन ई की पावर वाई स्क्वायर बाय 2 के प्रोपोर्शनल है। तो स्टार्टिंग में y की कम वैल्यूज के लिए ये हमारा डोमिनेंट पार्ट रहता है और ये धीरे धीरे बढ़ेगी वैल्यू। ठीक है, फिर उसके बाद में इस फैक्टर की वजह से e की पावर वाई स्क्वायर बाय 2 इसका डिवाइड हो रहा है इसके अंदर, इसकी वजह से ये धीरे धीरे कम होने लगेगी। ठीक है, और जब हम y को क्या रखें, y टेंड्स टू इंफिनिटी करें, y टेंड्स टू इंफिनिटी, तो e की पावर जो हमारा 1 अपॉन ई की पावर इंफिनिटी जो होगा 0 हो जाएगा, जिससे ये वैल्यू हमारी 0 हो जाएगी। तो ये जो कर्व होगा वो इस प्रकार होगा। ठीक है, तो ये हमारा इस फर्स्ट रीजन के अंदर जब y पॉजिटिव है। अब हम बात करें इस रीजन की, जब y नेगेटिव है, तो e की पावर पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि चाहे y पॉजिटिव हो या y नेगेटिव हो, लेकिन यहाँ पर अब ये नेगेटिव वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, तो कर्व जो है वो नेगेटिव रीजन के अंदर होगा। तो यहाँ पर भी सेम होगा इसकी तरह कि जब y की कम वैल्यूज रहती हैं तो ये वाला फैक्टर डोमिनेंट रहेगा, जिसकी वजह से ये इंक्रीज होता है। फिर उसके बाद में e की पावर की वजह से ये धीरे धीरे डिक्रीज होने लगेगा। ठीक है, और y टेंड्स टू माइनस इंफिनिटी, तब ये 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से अपने पास में ये साई 1y का कर्व आता है और ये इसकी क्लासिकल लिमिट है। ठीक है, तो साई 1y के कर्व को ड्रॉ कर ले, फिर हम साई 2y के कर्व को बनाते हैं।
ठीक है, यहां तक हो गया साई 1y तक। अब हम बनाते हैं साई 2y। साइड 2y के अंदर क्या होगा, ये साइड 2y है। साइड 2 के अंदर 2y² - 1 e की पावर माइनस का y² अपॉन 2 है। तो ये वाला तो अपना e की पावर -y² अपॉन 2, ठीक है। और इससे मल्टीप्लाई क्या हो रहा है, अब 2y² - 1 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि जब y = 0 हो, तो y = 0 होगा तो ये जो कर्व है हमारा वो क्या है, y = 0 पर 0 नहीं होगा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, y = 0 पर -1 e की पावर माइनस का y²/2 0 है, तो ये -1 रहेगी। यानी y = 0 पर कर्व क्या होगा, -1 होगा। साई का मान -1 आएगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट हमारे पास में वैल्यू आ गई। अब हम देखते हैं कि जो हमारा कर्व है वो 0 कहां पर होगा। जैसे इसके अंदर क्या था कि ये कर्व 0 नहीं हो रहा था, इस प्रकार था ये। इस वाले के अंदर जब y 0 है तब ये अपना 0 हो गया था। अब हम इसके अंदर चेक करते हैं कि ये ग्राफ 0 कब होगा। तो 0 कब होगा, जब y की वैल्यू क्या हो, इस प्रकार हो कि इन दोनों का डिफरेंस इक्वल हो जाए। यानी हम कहें कि 2y² - 1, क्योंकि e की पावर तो कभी 0 होगी नहीं, ठीक है। e की पावर में तो हम प्लस माइनस इनफाइनाइट रखेंगे तभी 0 होगा। बाकी ये 0 किसकी वजह से होगा, इस वाली वैल्यू की वजह से। तो 2y² - 1 = 0, तो 2y² = 1, तो y = 1/√2। y² = 1/2 होगा। इसको हम लिख सकते हैं y = 1/√2। यानी जब हमारा y = 1/√2 होगा, ठीक है, y = 1/√2, इस वैल्यू के ऊपर ये हमारा जो ग्राफ है वो 0 हो जाएगा, प्लस माइनस 1/√2 पर। क्योंकि यहाँ पर हम y की जगह 1/√2 रखें तो ये क्या बन जाएगा, 1/2, 2 से 2 कैंसिल, 1, 1 - 1 0। यानी प्लस माइनस 1/√2 पर ये ग्राफ 0 होगा, ठीक है। साई का मान क्या होगा, 0 होगा वहां पर। तो हम देख सकते हैं, हम मान लेते हैं कि ये वाले हमारे पॉइंट्स क्या हैं, प्लस माइनस 1/√2 है और ये हमारा प्लस का 1/√2 है, ठीक है। तो यहां पर अपने पास में क्या हो जाएगा, ये 0। तो अगर यहां से कर्व यहां तक जाएगा तो इसी प्रकार जाएगा ये। अब आगे इसके बाद जो कर्व होगा अपना वो किस प्रकार होगा, y की वैल्यूज के लिए y अब 0 के इक्वल हो चुका और नेगेटिव आ गई है वैल्यू। अब y का मान 1/√2 से बड़ा होने पर यह हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू बड़ी हो जाएगी। तो y की वैल्यू जैसे मान लो हमने y = 1 रखा तो क्या हो गया, ये 2 हो जाएगा, 2 - 1 1। यानी अब ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। तो ये धीरे धीरे बढ़ेगा। फिर e की पावर -y²/2, यानी हम बात करें y टेंड्स टू प्लस इंफिनिटी की, ठीक है। तो y टेंड्स टू प्लस इनफाइनाइट पर क्या हो जाएगा, e की पावर -इंफिनिटी, तो वहां पर ये 0 हो जाएगा। यानी ये वापस से डिक्रीज होकर के 0 होगा अनंत पर, ठीक है।
इसी प्रकार यहाँ पर भी क्या होगा, y का स्क्वायर है तो नेगेटिव वैल्यूज के लिए भी ये कर्व इसी प्रकार जाएगा और फिर इनफाइनाइट पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ये सेम ही आएंगे इस साइड। ठीक है, तो ये जो हमारा कर्व है वो अनंत पर जाकर के क्या होगा, 0 होगा। तो यहां से प्लस माइनस इनफाइनाइट यानी y की वैल्यू अगर हम माइनस इनफाइनाइट भी रखते हैं तब भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, y स्क्वायर है तो ये e की पावर माइनस इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस इनफाइनाइट पर क्या रहेगा, 0 रहेगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार हमारा कर्व आएगा इसका। ठीक है, तो साइड 2y ये हमारा इस प्रकार बन जाएगा। इसी प्रकार अब साइड 3 जो है, साइड 3 के लिए अपने 2y³ माइनस का 3y है। ठीक है, तो एक तो क्या होगा कि ये वाला जो कर्व है y इक्वल टू 0 पर 0 होगा। ठीक है, दूसरे इसके अपने पास में और भी 0 वैल्यूज आएंगी, वो हम कैसे निकाल सकते हैं, 2y³ इक्वल टू माइनस का 3y इक्वल टू 0, तो 2y³ इक्वल टू 3y, तो 2y² इक्वल टू 3 और y इक्वल टू प्लस माइनस 3/2। ठीक है, यहां पर क्या होगा, ये कर्व 0 होगा, यानी एक तो y इक्वल टू 0 पर 0 होगा और एक इस वैल्यू के लिए 0 होगा। तो वो कर्व हम बना सकते हैं। ठीक है, इसको बना लो। ठीक है, यहां तक आ गया। तो ये 0 से स्टार्ट होगा। अब जो ये कर्व होगा साइड 3 का, वो क्या होगा, 0 से शुरू होगा। ठीक है, क्योंकि हमारे पास में क्या है कि y इक्वल टू 0 पर भी ये 0 होगा, तो ये वाला हमारा जो कर्व है वो 0 से स्टार्ट होगा। और y की हमने वैल्यू देखी थी कि 3/√3/2 पर प्लस माइनस √3/2 पर ये फिर से 0 होगा। ठीक है, और यहां पर हम देख सकते हैं कि y³ है तो ये इससे थोड़ा जल्दी शार्प होगा, इसे थोड़ा, तो यहां से ये जो कर्व है वो कुछ इस प्रकार आएगा। ठीक है, तो ये इस प्रकार से हमारे पास में क्या बन जाता है, इसका साइड 3y का कर्व आता है। ठीक है, यहाँ पर वैल्यूज रख के चेक कर लेंगे कि एक तो प्लस माइनस इनफाइनाइट पर तो ये 0 होगा ही, और जब हम इसको y की वैल्यू रखना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर y³ है, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग में हमारी 2y³, तो कम वैल्यूज के लिए तो क्या रहेगा, ये √3/2 से पहले जब तक ये 0 नहीं होगा तब तक क्या रहेगी, नेगेटिव वैल्यू रहेगी इसकी। ठीक है, 0 होने के बाद फिर हम y को बढ़ाते हैं तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ने लगेगी, तो ये पॉजिटिव में जाएगा। ठीक है, और हम बात करें नेगेटिव रीजन की, तो नेगेटिव रीजन के अंदर क्या होगा कि ये वाली वैल्यू स्टार्टिंग में कम रहेगी, लेकिन ये y³ है तो y³ के अंदर क्या हो जाएगा, ये खुद भी माइनस का रहेगा, तो ये पूरी वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, पॉजिटिव में आ जाएगी, क्योंकि ये वैल्यू नेगेटिव होगी और ये माइनस का 3y है और y को भी हम नेगेटिव ही रख रहे हैं, तो यहां से अपने पास में ये क्या हो गया, पॉजिटिव के अंदर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ये 2y³ माइनस का 3y है, तो जब तक y इस √3/2 से कम है तब तक क्या होगा, ये वाली वैल्यू कम होगी। ठीक है, क्योंकि जैसे मान लो अपने पास में x - y है
और x की वैल्यू, ठीक है, x माइनस 2y हम रखें, तो यहां से अपने पास में क्या होगा, x इक्वल टू 2y। तो जब तक ये x इस 2y के बराबर नहीं होगा तब तक तो यहां से क्या होगा, जब तक ये x माइनस 2y इक्वल टू हमारा 0 नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक हम x की वैल्यू रख रहे हैं, तो ये वाली वैल्यू कम रहेगी। और फिर उसके बाद में जैसे जैसे हम मान बढ़ाते हैं वैसे ही क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू बढ़ने लगेगी। 2y³ इस प्लस माइनस √3/2 के बाद में ये बड़ा हो जाएगा। तो जब हम नेगेटिव में वैल्यू रखते हैं तो पहले ये कम है और ये वाली वैल्यू, क्योंकि माइनस का 3 है और माइनस का ही y रहेगा, तो ये प्लस का 3y बन जाएगा। तो प्लस वाली वैल्यू बड़ी रहेगी कुछ वैल्यूज के लिए, उसके बाद में ये वापस से, ठीक है, तो यहां से अपने पास में ये इस प्रकार हो जाएगा। और प्लस माइनस इन्फिनिटी पे जब अपना माइनस इन्फिनिटी हो या प्लस इन्फिनिटी हो, e की पावर में क्या है, माइनस का y²/2 है, तो ये e की पावर माइनस इनफाइनाइट रहेगा, तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये कर्व आएगा अपना। ठीक है, तो अब हम लोग जब हमने इसके आइगेन फंक्शंस देखे तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो हमारा psi 0 y आया उसके अंदर e की पावर माइनस का y²/2, psi 1 y के अंदर क्या था, y e की पावर माइनस y²/2, psi 2 y के अंदर अपने पास में था 2y² माइनस 1 e की पावर माइनस y²/2। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे आइगेन फंक्शंस आते हैं इनकी क्या विशेषता है, एक कि ये n की इवन वैल्यूज के लिए साई खुद भी इवन होता है और n की ओड वैल्यूज के लिए साई भी ओड होता है। जैसे कि यहाँ पर n इक्वल टू 0 या फिर हम बात करें n इक्वल टू 1 और 2 की, साई 0 के अंदर भी हम देख सकते हैं कि ये हमारा इवन फंक्शन है। n इक्वल टू 1 की हम बात करें तो ये ओड वैल्यू के लिए क्या है, y e की पावर माइनस y²/2। तो यहां से हम देख सकते हैं कि ये y से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारा क्या है, एक ओड फंक्शन है, विषम फलन है। यहाँ पर y² है तो ये वापस से सम फलन आ गया। तो ये इनकी विशेषता है कि n के सम मानों के लिए फलन भी सम होंगे और n के विषम मानों के लिए फंक्शन भी विषम होंगे। और ये चीज हम ग्राफ से भी देख सकते हैं कि जब हमारा n इक्वल टू 0 होता है तो ये हमारा सम फलन है। 0 के ये जो हमारी साई की लाइन है इसके दोनों ओर ये सममित है फंक्शन, और जब हम साई 1 का कर्व बनाते हैं तो वहां पर अपना क्या होगा कि ये विषम फलन होगा, वो इस प्रकार होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या रहेगा, विषम फलन होगा, ठीक है। तो ये इनकी विशेषता होती है। अब जो आइगन फंक्शन है वो क्या होंगे, 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर के आइगन फंक्शन क्या होते हैं, परस्पर लांबिक होते हैं, ऑर्थोगोनल होते हैं। यानी हम लिख सकते हैं कि साई n स्टार साई m x dx इक्वल टू क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है। यही थी हमारी ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन क्या होती है कि एक फंक्शन उसका स्टार साई एम एक्स dx इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ये हमारी रेंज हो जाएगी प्लस माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। ये हमारी ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन कहलाती है, लांबिकता का प्रतिबंध कहलाता है। और अगर ये इक्वल टू 1 होता है तो वो क्या कहलाता है, प्रसामान्यीकरण प्रतिबंध, नॉर्मलाइजेशन कंडीशन। तो क्या होंगे, 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर के, आप लिख लेना कि एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र के जो आइगन फलन होते हैं वो परस्पर लांबिक होते हैं, और इनको प्रूफ हम एक एग्जाम्पल में करेंगे, ठीक है। तो ये लिख लें एक बार
ये परस्पर लांबिक होते हैं। ठीक है, जीरो पॉइंट एनर्जी। जीरो पॉइंट एनर्जी को हम पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। ठीक है, अब हम अनिश्चितता सिद्धांत से इसका मान निकालते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि एक विमीय क्या होती है जीरो पॉइंट एनर्जी, कि जो न्यूनतम ऊर्जा स्तर होगा n=0 के संगत जो ऊर्जा होगी वो क्या कहलाती है, शून्य बिंदु ऊर्जा कहलाती है। एक विमीय सरल आवर्ती दोलित्र की न्यूनतम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा n=0 की ऊर्जा शून्य बिंदु ऊर्जा जीरो पॉइंट एनर्जी कहलाती है। यह क्वांटम यांत्रिकी का लाक्षणिक गुण है। ठीक है, n=0 के लिए ऊर्जा का मान 1/2 ओमेगा नॉट होता है। ठीक है, तो ये जो हमारी जीरो पॉइंट एनर्जी है वो क्या होती है कि इस हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो मिनिमम एनर्जी लेवल होगा उसके संगत जो ऊर्जा होगी वो इसकी जीरो पॉइंट एनर्जी कहलाती है। यानी n=0 के लिए मूल ऊर्जा स्तर की एनर्जी, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी, और इसका मान क्या होता है, 12 ओमेगा नॉट होता है। तो जो क्लासिकल मैकेनिक्स होती है, क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग क्या होगा कि n=0 के लिए किसी भी कण की स्थिति x=0 और p=0 होगा। ठीक है, यानी रेस्ट में होगा तो उसका संवेग क्या होगा, 0 होगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अनिश्चितता सिद्धांत से हम कह सकते हैं कि अनिश्चितता सिद्धांत से क्या होगा कि किसी भी कण की स्थिति और संवेग का एक साथ सही से निर्धारण नहीं किया जा सकता। यानी इनके अंदर क्या होगी, कुछ ना कुछ अनसर्टेनिटी होगी, अनिश्चितता होगी, और वो जो अनिश्चितता होगी उसका जो गुणनफल होता है वो एक परिमित होता है। तो हम कहें कि इसके अंदर जो अनिश्चितता है वो डेल्टा एक्स है और इसके अंदर डेल्टा पी है। तो इनका गुणनफल क्या होगा, डेल्टा एक्स डेल्टा पी h/2। ठीक है, यहां से अपने पास में क्या है, डेल्टा एक्स और डेल्टा पी दोनों क्या है, एक्स और पी के अंदर अनसर्टेनिटी होती है। तो ये हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। तो यहां से क्या हो गया कि ये जो वैल्यू आती है 12 ओमेगा नॉट, इसे हम अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसे हम ग्रेटर देन इक्वल टू लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे जहां पर डेल्टा एक्स और डेल्टा पी क्या है, अनिश्चितता की कोटि है स्थिति और संवेग के अंदर। तो हम लिख देंगे कि अनिश्चितता सिद्धांत से
सिद्धांत से शून्य बिंदु ऊर्जा याद करते हैं। ठीक है, या फिर हम याद कर सकते हैं। तो एनर्जी E इक्वल टू क्या होता है, कुल ऊर्जा E इक्वल टू P²/2m प्लस का Vx होती है। ठीक है, और हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए कितनी होती है Vx, हाफ kx²। तो हम इसको लिख देंगे हाफ kx²। अब यदि अनिश्चितता की कोटि स्थिति और संवेग में क्रमशः कितनी है, डेल्टा x तथा डेल्टा p है, तो हम इसको लिख सकते हैं E इक्वल टू डेल्टा p का होल स्क्वायर अपॉन 2m प्लस का 1/2 के डेल्टा x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया अपने पास में। तो E इक्वल टू डेल्टा p का होल स्क्वायर अपॉन 2m। अब डेल्टा p डेल्टा x इक्वल टू क्या था, h²/2। तो यहां पर हम डेल्टा p की जगह लिख देते हैं h²/2 डेल्टा x। तो ये बन जाएगा E इक्वल टू h² अपॉन 4 डेल्टा x² इंटू 2m प्लस हाफ के डेल्टा x²। ठीक है, ये आ गया अपने पास में। तो यहां से हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। इसको हम लिख सकते हैं E इक्वल टू 1/2 h² अपॉन 4m डेल्टा x² प्लस का 1/2 के डेल्टा x²। अब E की मिनिमम मान निकाल रहे हैं हम एनर्जी का, क्योंकि जो h⁻0 है, हाफ h⁻0 वो क्या है, मिनिमम एनर्जी है, न्यूनतम ऊर्जा स्तर की ऊर्जा है। तो हम लिख सकते हैं कि E के न्यूनतम होने के लिए डेल E अपॉन डेल x अपना क्या आ जाएगा, d अपॉन d डेल्टा x इक्वल टू 0। तो ये हम निकाल लेते हैं यहां से। डेल्टा x के रिस्पेक्ट में इसको डिफरेंशिएट करते हैं और उसको इक्वल हम 0 रखते हैं। तो ये आ जाएगा 1/2 डेल्टा x का होल स्क्वायर। तो h² अपॉन 4m 1/x² का डिफरेंशिएशन क्या होगा, माइनस का 2 अपॉन डेल एक्स क्यूब प्लस का हाफ हमने बाहर ले लिया है। ये k डेल्टा x² है, तो हो जाएगा 2k डेल्टा x इक्वल टू 0। ठीक है, इसके इक्वल में 0 हम सोल्व करें, 2 से 2 कैंसिल, ये वाला 2 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये बन गया h² अपॉन m डेल एक्स क्यूब। ये वैल्यू माइनस की है और ये प्लस की है, तो ये जब उधर जाएगी तो ये भी माइनस हो जाएगी, तो माइनस माइनस कैंसिल। तो h² अपॉन 2m डेल एक्स क्यूब इक्वल टू 2k डेल्टा x। ठीक है, तो हमारे पास में डेल्टा x का मान आ जाएगा, एक बार यहां तक लिख लें इसको,
तो यहां से हम लिख सकते हैं एच कट स्क्वायर अपॉन 2m, डेल्टा एक्स को उधर ले जाए तो ये बन जाएगा 4m, ठीक है, और k, डेल्टा एक्स उधर गया तो डेल्टा एक्स की पावर 4, तो डेल्टा एक्स स्क्वायर का मान आ जाएगा एच कट स्क्वायर अपॉन 4mk की पावर हाफ, ठीक है। हमने यहाँ पर डेल एक्स 4 था, इसमें से हमने डेल एक्स स्क्वायर रख लिया और इसकी पावर क्या बन जाएगी, हाफ बन जाएगी। ये वैल्यू हम ई के फॉर्मूले के अंदर रख देते हैं। तो ई इक्वल टू क्या था अपने पास में, पी स्क्वायर अपॉन 2m था, तो 1/2 और पी एक्स स्क्वायर का हमने मान रखा था तो वो क्या आ गया था, एच कट स्क्वायर अपॉन 4m डेल एक्स स्क्वायर, ठीक है। डेल एक्स स्क्वायर की जगह हम ये रख रहे हैं एच कट अपॉन √4m के प्लस के डेल्टा एक्स स्क्वायर, तो के डेल्टा एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच कट अपॉन 4mk, ठीक है। ये हमारे पास में वैल्यू आ गई ई की, यहां पर हमने इसकी वैल्यू रख दी, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ई इक्वल टू 1/2 एच कट स्क्वायर और एक एच कट कैंसिल, तो ये बन गया एच कट और 4mk, तो √4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो 2 से 2 कैंसिल और एक 2 अपना यहां पर आ जाएगा, इसको हम 2√m के लिख सकते हैं। और ये यहां पर क्या था 4m प्लस के एच कट अपॉन 2√mk। अब जो ओमेगा होता है वो क्या होता है, √k अपॉन m होता है, ठीक है। तो यहां पर हम वैल्यू रख देंगे, तो E इक्वल टू आ जाएगा 1/2 एच कट, और ये अपना क्या है m, एक m नीचे है तो ये m से m कैंसिल, तो √k अपॉन m बन जाएगा ये, ठीक है। और प्लस के एच कट, तो ये हो गया 1/2 और ये क्या बन जाएगा, के एक रूट के अपॉन में है और एक के ऊपर है तो √k बन गया ये, और एच कट और √k अपॉन m बन गया, ठीक है। √k अपॉन m, इसे हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा लिख सकते हैं। तो E इक्वल टू आ जाएगा 1/2 एच कट बाय 2 ओमेगा नोट प्लस का एच कट बाय 2 ओमेगा नोट, तो ये क्या हो गया 2 एच कट ओमेगा नोट अपॉन 2, हाफ हाफ है दोनों, तो यहां से ये 1 बन जाएगा और टोटल वैल्यू क्या आ जाएगी, E इक्वल टू हाफ एच कट ओमेगा नोट, ठीक है। यही क्या होती है, ग्राउंड स्टेट एनर्जी होती है 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए। तो जो हमारा अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, इससे ग्राउंड स्टेट एनर्जी का आकलन किया जा सकता है और ये हमें वैल्यू मिल जाती है इसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी की, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आगे इसको, हमारा 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर कंप्लीट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम समता संकारक पेरिटी ऑपरेटर को पढ़ेंगे।